मुस्कुराता हुआ चेहरा हो या हो गमों की अभिव्यक्ति, काला सफेद या हो रंगों से सराबोर, हर भाव को हर एहसासों को जो दे दे मंच, वही तो है हमारा रंगमंच। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शनी। आज है विश्व रंगमंच दिवस, तो स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच जिसे हम समाज का आईना कहते हैं, जहां पर गढ़े जाते हैं, कहे जाते हैं आपके और हमारे किस्से। तो आज रंगमंच पर हम बातें करेंगे रंगमंच दिवस को सेलिब्रेट करते हुए। आज हमारे साथ में है ऐसे दो कर्मठ मेहमान जिन्होंने रंगमंच को अपना संपूर्ण जीवन दिया है, जिन्होंने सिर्फ रंगमंच किया नहीं है बल्कि मंच के हर रंग को जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयपुर के वरिष्ठ नाट्य निर्देशक, लेखक, अभिनेता श्री नरेंद्र अरोड़ा जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में दूसरे मेहमान हैं जयपुर रंगमंच के ही जाने माने अभिनेता, रंगकर्मी माधव सिंह जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। और आज इस विशेष कार्यक्रम में, आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। और विश्व रंगमंच दिवस की बात करें तो इसका इतिहास अपने आप में है, लेकिन अगर सिर्फ रंगमंच की बात करें तो मेरा ये मानना है कि रंगमंच सिर्फ एक कला नहीं है। रंगमंच जो है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को दर्शाती है, उसका एक प्रतिबिंब है। आप दोनों की बात करें, अगर मैं अरोड़ा सर से बात करूं, तो आपके लिए क्या मायने हैं इस रंगमंच के? देखो, रंगमंच सही मायने में देखा जाए तो पूरा जीवन है जी, क्योंकि जीवन की परिछाया वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। प्लस रंगमंच एक ऐसी विधा है जहाँ पर आपको जीवन जीने का सलीका सीखने का मौका मिलता है और जीवन की उस उच्चतम शिखर तक आपको लेके जा सकता है जिस शिखर तक इंसान को जाना चाहिए। जी। मैं अक्सर ऐसे मौके पे एक बात कहता हूँ कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन जो देवता हैं, भगवान हैं, वो पूरी दुनिया का संचालित करते हैं। इन सबकी अपनी अपनी भूमिका तय है। जैसे कि माना जाता है कि ब्रह्मा ने पात्र को जीवन देते हैं, विष्णु संचालन करते हैं और शिव शुरुआत और उसका अंत करते हैं। ऐसा ही एक रंगमंच के जितने भी लोग बाग हैं उन सबके पास लगभग ये सारी ताकतें होती हैं, क्योंकि हम जब रंगमंच पे उतरते हैं तो किसी न किसी पात्र को जीवन देते हैं, यानी कि हम ब्रह्मा का काम करते हैं। जब हम एक रंगमंच पे नई दुनिया बनाते हैं हमारे नाटक की कहानी के हिसाब से, कथ्य के हिसाब से, तो उस दुनिया का हम संचालन करते हैं, यानी कि विष्णु की जैसे। तीसरा ये कहा जाता है कि भगवान शिव के तीसरा नेत्र था, और रंगमंच में ये कहा जाता है कि अभिनेता तब परिपक्व अभिनेता बनता है जब उसका खुद का तीसरा नेत्र जागृत हो जाए, यानी दो आंखों से तो वो अपनी प्रस्तुति दे, वो तीसरी आंख से वो देख पाए कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, एनालिसिस कर पाए। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि रंगमंच तो इतना महान है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आप सबको यहाँ प्राप्त है। तो रंगमंच तो बेसिकली जीवन है। तो जीवन के आगे तो फिर क्या है? सर, इस जीवन को आप कैसे, आपके लिए क्या मायने हैं, आप कैसे इसको परिभाषित करते हैं जो रंगमंच एक जीवन है? देखिए, रंगमंच एक व्यक्ति और एक समाज और एक वर्ग विशेष या कि संपूर्ण जो लोग हैं, जो हम हैं, हमारे आसपास है, उस सब को स्टेज पे लाके उसकी जो विभिन्न कहानियां हैं, लोगों का जीवन है, उनकी जो इच्छाएं हैं या कि वो कोई कठिन संघर्ष कर रहे हैं, ये उनकी एक जीवन यात्रा है, उसका एक प्रतिबिंब है। तो इसी तरह से इसे देखा जाना चाहिए और देखा जाना अब तक रहा भी है। लेकिन ये बात जरूर है कि इसके सामने प्रचुर जो है वो संभावनाएं हैं। जहाँ तक जो रंगमंच पे काम करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे क्षेत्रों में जा सकते हैं और सिनेमा में जा सकते हैं, रंगमंच में खुद में जा सकते हैं और बहुत सारे आयाम, यानी कि एक, हाँ, यानी इसकी बहुत सारी परतें हैं, आयाम हैं, उस पर अभी हम आएंगे। अभी हम इसकी परतों को खोलेंगे क्योंकि रंगमंच अपने आप में एक वृहद कैनवास के रूप में है। आप दोनों ने ही एक लंबे अरसे से रंगमंच को जिया है, एक तरह से, जो मैंने कहा भी था कि आप लोगों ने हर रंग को महसूस किया है। जब आपने रंगमंच शुरू किया करियर के तौर पर या शौकिया तौर पर, तब और अब आप क्या विकास देखते हैं रंगमंच में? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी की बात करें, डिजिटल युग आ गया, तो आपने क्या विकास देखा अगर नई पीढ़ी की भी बात करें? देखो, रंगमंच की जब हमने शुरुआत की जी, वो करीब आज से 40-42 साल पहले की बात है। तब रंगमंच के सामने कुछ अलग तरह की चुनौतियाँ थी। उस वक्त ये दुनिया भर के चैनल नहीं थे, ये मोबाइल का सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी, खाली या तो सिनेमा था
या फिर रंगमंच था। हाँ। तो उस वक्त रंगमंच के साथ दोनों तरह की बातें हुई। एक तो ये प्रतियोगिता नहीं थी कि हमको चैनल से बाहर निकल के या उनके ऊपर हावी होकर के अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। दूसरा, फिर कलाकारों के लिए आयाम भी बहुत कम थे, या तो रंगमंच करे या फिर वो सिनेमा में जाए, दूसरी कोई सीढ़ी थी नहीं जी। समय बदला, फिर टीवी चैनल्स आए, दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के बाद में वो सारे चैनल्स आए, तो उसमें बहुत सारे कलाकारों को काम मिलना शुरू हुआ। तो फिर रंगमंच को एक तरह से लोगों ने एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया कि यहाँ पे हम अभिनय को सीख लें, समझ लें, फिर हम टीवी चैनल्स में जाएं, फिर सिनेमा में जाएं। फिर समय बदला, फिर OTT चैनल्स आए, कलाकारों की डिमांड बढ़ने लगी, कलाकारों की पूछ होने लगी। फिर करते करते ये मोबाइल आ गया। मोबाइल में आप हर कभी रील आ रही हैं, कभी कोई क्यूकीज़ आ रही हैं, कभी शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं, तो बहुत सारे आयाम बढ़ गए। तो हमने तो वो कहते हैं ना, हमने वो काल देखा है जो शायद ही कोई जनरेशन कभी देख पाएगी, जब पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, आज हर हाथ में 2 फ़ोन हैं। वहाँ से देखा हमने, एक PP नंबर दिया जाता था कि मोहल्ले में किसी के पास नंबर है, उसको फ़ोन करके बुलाना पड़ता था, और आज हर किसी के पास मोबाइल है। तो बहुत तेज़ी से समय बदला है, दुनिया हमारी मुट्ठी में सिमट गई, मुट्ठी में सिमट गई है ना। पहले हम दुनिया को लाते थे, बुलाते थे, और दर्शक के रूप में वो आते थे। माधव सर, अगर आपसे मैं बात करूं, कई चुनौतियां आई होंगी, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उस समय विकास हुआ है, यकीनन कई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। शायद आपके समय में चुनौतियां अलग तरह की थीं। अगर चुनौतियों की बात करें तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़े? वर्तमान में अगर हम देखें तो एक थिएटर कलाकार के लिए, क्योंकि यकीनन आपके समय में चुनौतियां अलग तरह की थी, अब थोड़े से जो पेरेंट्स हैं या जो घर वाले हैं वो ये सोचते हैं कि चलो रंगकर्म के माध्यम से या रंगमंच के माध्यम से वो सिनेमा की तरफ जाएगा, तो अब पेरेंट्स इसके लिए थोड़े से ईजी भी हो गए। तो अब अलग चुनौतियां हैं, अब कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो किस किस तरह की चुनौतियां रंगमंच में हमेशा से आई हैं? चुनौतियां और तो समय के परिवर्तन के साथ ही अपना आकार और रूप हमेशा बदलती आई हैं। जहाँ तक मेरी उसकी बात है या कि दूसरों की बात करूँ, तो इस तरह का कोई समस्या या चुनौती हमारे सामने नहीं थी। और आज भी मेरे ख्याल में अधिकतर जो युवा लोग आ रहे हैं उनको कोई ऐसी रोक नहीं है। उस समय भी हम लोगों को भी कोई रोक नहीं थी। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी और उसका है, तो मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हमने मशीनें ही बनाई हैं जी। और उसमें ये रेखांकित करना बड़ा आवश्यक है कि तकनीकी जो विकास है और जो आर्ट है उसमें जो कन्फ्लिक्ट है वो बेमानी का कन्फ्लिक्ट है। क्योंकि नाटक की बात की जाए तो रोबोटिक्स की बात की जाए तो रोबोट नाम का शब्द ही नाटक से आया है। जो कैरल कैपेक के नाटक रोजम्स यूनिवर्सल रॉबर्ट्स में 1921 के अंदर चेकोस्लोवाकिया में नाटक हुआ था। यानी कि रोबोटिक्स जिसको हम आज समझ रहे, जिसको मूर्त रूप 1955 के आसपास में जाके दिया गया, तो उसकी परिकल्पना यानी कि आर्टिस्ट के क्षेत्र में एक लेखक के कारण उसके मस्तिष्क में जो एक चरित्र उसे चाहिए था, तो उसका नाम अलग अलग होते होते अंत में रॉबर्ट उसका नाम दिया गया। तो उसकी उत्पत्ति ही नाटक से हुई है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है कि टेक्नोलॉजी और आर्ट में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में जो नए नए आयाम और नए नए जो यंत्र और सुविधाएं सामने आ रही हैं, उससे आर्ट के फील्ड में, चाहे चित्रकारी का फील्ड हो या कि हम नाटक की बात करें, तो नाटक में अब जैसे मोबाइल फोन पे स्क्रिप्ट है जी, है ना। हाँ। स्क्रिप्ट हाथ में लेने में अच्छी लगती है, लेकिन हमने तो मोबाइल, मैंने और नरेंद्र, हम सब ने मोबाइल फोन पे स्क्रिप्ट से रिहर्सल की है। तो ये सुविधाएं भी साथ में आई हैं। तो ये जो एक द्वंद्व या कन्फ्लिक्ट है, इसकी एक अलग कहानी है, उसके कारण अलग। यानी हमने एक्सेप्ट भी किया है, इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट भी किया है कहीं ना कहीं। और कला जब आप अपडेट कर लेते हैं अपने आप को, तो कला निखरती और है। तो बात कर रहे हैं अभी डिजिटल युग की, जैसा कि अभी आपने कहा कि रोबोटिक्स आया और सारी चीज़ें आई। डिजिटल युग की बात करें जहाँ पर हमारे पास तमाम प्लेटफॉर्म हैं। आज अगर बात करूँ मैं, तो घर में एक छोटा बच्चा हो या घर में एक बुज़ुर्ग हो, मतलब स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे रहे हैं। ऐसे में हमारी जो थिएटर की ऊर्जा है वो कितनी ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित कर पा रही है, जब हर कोई घर में बैठा है और उसके पास हर चीज़ अवेलेबल है, वो हर चीज़ देख सकता है बैठकर। अब वो कैसे वहाँ तक, यानी मंच तक या रंगमंच तक आएगा उस नाटक को देखने के लिए? क्या लगता है कितना प्रभावित करती है ये? देखो, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो जीवित नहीं है जी। आप जो रंगमंच पर देख रहे हो वो जीवित है, लाइव विदा है जी।
तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर काम करती हैं, लेकिन एक समय के बाद में दर्शक के दिमाग में लगता है यार कि ये रिकॉर्डिंग चीज़ देख रहे हैं, इसमें 50 तरह की एडिटिंग करी गई है, 50 रीटेक किए गए होंगे, पीछे म्यूजिक डाला गया, फिर इफेक्ट डाला गया, आजकल तो कंप्यूटर के ग्राफिक्स कितने आ गए हैं, उनसे क्रिएट किया गया। ये सब आर्टिफिशियल दुनिया है बेसिकली। लेकिन रंगमंच सिर्फ प्योर दुनिया है। वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अभी हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। ये सबसे बड़ी इसकी ताकत है, इसलिए आज तक ये रंगमंच जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि अब ये सारी चीज़ों का रंगमंच के उत्थान के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये एक चर्चा का विषय है, जो मैं अक्सर अपनी ऐसी बातचीत में कहता हूँ। हमारा रंगमंच के जितने भी आप रंगकर्मी इस वक्त आ रहे हैं, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, हालांकि समय लग रहा है उनको समझने में। इस सोशल मीडिया का रंगमंच के उत्थान के लिए बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रंगमंच अभिनेता का माध्यम है। बिल्कुल। जब तक अभिनेता पॉपुलर नहीं होगा तब तक रंगमंच पॉपुलर नहीं होगा। हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है कि अभिनेता का माध्यम है लेकिन जाना जाता है निर्देशक के नाम से। सिनेमा डायरेक्टर का माध्यम है लेकिन जाना जाता है स्टार के माध्यम से, अभिनेता के माध्यम से, टीवी लेखक का माध्यम है लेकिन जाना जाता है निर्माता के नाम से जी। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ सेट होंगी। जैसे ही रंगमंच अभिनेता के नाम से पहचाना जाएगा, रंगमंच का उत्थान को रोक नहीं सकता। वो कैसे पहचाना जाएगा? इस टेक्नोलॉजी के सहयोग के साथ। बिल्कुल। हर एक्टर को अपने नाटक से संबंधित रील बना करके इसके ऊपर डालनी चाहिए, अपने नाटक को पॉपुलर करने के लिए इसमें डालना चाहिए। सारे रंगकर्मी, सारे एक्टर मिलकर इसको करेंगे तो रंगमंच इतना पॉपुलर हो जाएगा कि जो हम कहते हैं ना कि दर्शक पैसे देकर के नाटक देखना नहीं चाहते, वो भी पैसे देकर नाटक देखना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप लोगों ने सिनेमा भी किया है ना? अभी लाइव परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे थे, जहाँ पर वो सिनेमा किया है जहाँ पे दर्शक टिकट लेकर आता है और एक फिल्म को देखता है। अब ऐसे में अगर हम बात करें एक लाइव परफॉर्मेंस यानी कि थिएटर, वेब सीरीज का ज़माना है, या बात करें सिनेमा की, आप दोनों ने ही इन विधाओं में या इन मंचों पे काम किया है, क्या आप बेसिक अंतर पाते हैं आप? तो अभिनय की दृष्टि से देखें तो उसका मूल तो एक है जी। अभिनय के जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो दोनों जगह पर एक हैं, खाली फर्क होता है आपके प्रेजेंटेशन का, आपके अपीयरेंस का। जब आप सिनेमा में जाते हैं तो आपके पास में कैमरा आपके क्लोजअप तक आ जाता है, तो उस क्लोजअप में आपको कैसे प्ले करना है ये आपको थिएटर से परे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जी। क्योंकि नाटक में कुछ अपने आप को ओवर एक्सरेट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप नाटक में करते हैं तो दर्शकों से आपकी कुछ दूरी होती है। आखिरी पंक्ति में जो दर्शक बैठा है वहाँ तक भी आपके एक्सप्रेशन पहुँचे, आपकी आवाज़ पहुँचे, आवाज़ के भाव पहुँचे, उसके लिए थोड़ा सा आपको उसको एक्सरेट करना पड़ता है। जैसे ही आप सिनेमा में आते हैं आपको सबको उनको इस एक्सरेशन को ख़त्म करना पड़ता है, आपको नेचुरल एक्टिंग की तरफ जाना पड़ता है और एक्सप्रेशन को बहुत कंट्रोल करके निकालना पड़ता है। तो वो बेसिक तो एक है, लेकिन जैसे ही आप सिनेमा में आएंगे तो कैमरे की भाषा सीखनी पड़ेगी कि फ्रेम दर फ्रेम अभिनय कैसे किया जाता है, क्योंकि वहाँ तो एक्शन और कट चलेगा जी। नाटक में एक्शन और कट नहीं होता, खाली थर्ड बैल होती है। एक बार बज गई तो जब नाटक खत्म होगा तभी खत्म होगा। अब जो गलतियां हो गई वो इम्प्रोवाइज करिए। माधव सर, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि आप रंगमंच भी किया है, और ये अक्सर रंगकर्मियों के साथ में होता है, जब वो रंगकर्म करते हैं, रंगमंच करते हैं और उसके तुरंत बाद 1-2 दिन बाद ही उनका कोई शूट होता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि रंगमंच का अनुभव जो है या रंगमंच में जिस तरह से आप जेस्चर और पोस्चर देते हैं, अपने एक्शन देते हैं, वो आपने सिनेमा में दे दिया हो या फ्रेम में दे दिया हो जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्क्वीज कीजिए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, इस तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि रंगमंच से जब कैमरे के सामने पहली बार खड़े होने का मौका मिला तो उससे पहले साथियों ने और निर्देशक ने या हमने भी खुद ये समझ लिया था कि ये दोनों विधाएं अलग हैं। मंच पे दर्शक और अभिनेता के बीच में एक दूरी रहती है, तो उसके लिए आपको अलग तरह से आवाज़ के साथ में या कि मूवमेंट के साथ में करना पड़ता है, और कैमरा बिल्कुल आपकी आँख तक चला जाता है, आपकी सीधी आँख से या आपके चेहरे के एक भाव को पकड़ सकता है, तो उसमें अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नैरेटिव है, जैसा निर्देशक बता रहे हैं तो वो समझ गए तो ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन इसमें एक ये भी विशेष बात सामने आनी चाहिए, कई जगह से आई है, हॉलीवुड से लेकर के भारत की फिल्म इंडस्ट्री तक भी आई है, कि सिनेमा एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत सारे लोग जो वास्तव में अभिनेता नहीं हैं, वो भी जो है कैमरे के कारण, निर्देशक की दृष्टि के कारण और एक जो नैरेटिव है, जो स्टाइल है, उन विधाओं के साथ में उनको महान अभिनेता स्थापित कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें नाम लेने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है।
जी। और जहाँ तक संभावनाओं की बात है कि जो नाटक में काम करने वाले लोग हैं उनको नए से नए आयाम सामने आ रहे हैं। जी जी। लेकिन ये एक बात आवश्यक है, नाटक से थोड़ी सी अलग बात है कि छोटे छोटे 5 साल के बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन आ रहा है ये एक विशिष्ट समस्याओं को जन्म दे रहा है, तो उसके अंदर तो माता पिता को ध्यान देना आवश्यक है। जी सर, सिनेमा की बात आ रही है और आप दोनों रंगमंच और सिनेमा दोनों से हैं, तो अगर हम बात करें हमारे मनोज वाजपेयी साहब की या पुराने उसमें जाएं, चाहे से ओमपुरी साहब हों, चाहे से अनुपम खेर साहब हों, नसरुद्दीन शाह साहब हों, हमारे इरफान खान साहब, स्वर्गीय इरफान खान साहब, अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी साहब, ये सब एक इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो रंगमंच से है, तो इनकी जो अभिनय शैली है वो भी अलहदा है जो हम सभी मानते हैं। तो क्या रंगमंच करने वाला एक रंगकर्मी जब सिनेमा में जाता है तो उसके लिए राह आसान होती है या उसको उतना ही संघर्ष करना पड़ता है? देखो, इसको 2 स्टेप में समझ सकते हैं जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बेसिक एक्टिंग के नॉर्म्स तो एक जैसे ही हैं जी। वॉइस एंड स्पीच कैसी होगी, हाँ जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होगी, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए, आपके पंक्चुएशन सही होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपके जेस्चर पोस्चर आपके डायलॉग के साथ में मैच करने चाहिए। ये तो बेसिकली रंगमंच में भी होता है और सिनेमा में भी होता है। वही जैसी बात है, हम रंगमंच में उन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सजरेट करके करते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेकिन जिसने ये बेसिक अच्छी तरह सीख ली उसके लिए कोई पर्दा, चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, कोई रुकावट नहीं बनता। वो हर जगह अपनी सफलता के झंडे गाड़ता है, कारण कि उसके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत परफेक्ट तरीके से आई है और उसने उसके ऊपर पूरी तरह से उसने अभ्यास उस पर किया है और चीज़ों को समझा है। जितने एक्टर के नाम आपने अभी लिए, ये बेसिकली थिएटर के वो दिग्गज एक्टर थे जिन्होंने रंगमंच को बहुत दिल से जिया है, समझा है, अभिनय को समझा है। उनके ऐसे ऐसे गुरु उनको मिले जिन्होंने उनको वो शिक्षा दी है। तो जब वो यहाँ से सिनेमा की तरफ गए तो उन्होंने उस डिफरेंस को समझा, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने समय समय के साथ उसको समझा, अपग्रेड होते गए, ये अभिनय क्या था और ये अभिनय क्या है, उस फर्क को उन्होंने समझा और समझ के उसको आत्मसात किया, तो इसका परिणाम है कि आज वो नामी गिरामी अभिनेता हैं। जी 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 बिल्कुल। रोजगार की जब भी बात आती है रंगमंच में तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो दोनों से ही मेरा ये सवाल है, क्योंकि आप लोगों ने अपने समय में रोजगार भी किया और रंगमंच को भी अपना भरपूर समय दिया, लेकिन आज की जो पीढ़ी की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से जिन्होंने रंगमंच पे ही अपनी ब्रेड एंड बटर उनकी चल रही है। तो रोजगार के क्या अवसर हैं भाई? जैसे जैसे अपग्रेड हुए हैं हम, जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे नए आयाम भी स्थापित हो रहे हैं, नए जिनको कहना चाहिए कि नए हमारे पास क्षेत्र भी आए हैं। तो क्या संभावनाएं हैं रोजगार की इसमें और क्या कहीं जा सकता है एक रंगकर्मी? बहुत सारी संभावनाएं जी। घर बैठे बैठे संभावनाएं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं जी। क्योंकि अगर आपने रंगमंच की विधा या कि अभिनय समझ लिया है, जो कि एक तरह से तो कहानी मतलब स्टोरी टेलिंग आपने समझ ली है, किसी भी कहानी को, किसी घटना को आप सही तरह से संप्रेषित कर सकते हैं और उसको रोचक बना के सामने रख सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं, बल्कि अपना काम नहीं बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर जिनके अभिनय की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उनमें स्वतः ही ये गुण है कि उनकी स्टाइल, बहुत सारी गृहिणियाँ हैं, मतलब एक, लेकिन ये संभावनाओं की बात है कि उन्होंने कोई अभिनय की ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्होंने रंग पे मंच पे काम ही नहीं किया है, लेकिन वो खाना पकाने की बात कर रही हैं या कि अपने जीवन के बारे में बता रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जिन लोगों के रंगमंच का कोई अनुभव नहीं है, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा के कारण उनका काम चल रहा है, तो रंगमंच वालों के लिए क्यों नहीं चलेगा। दूसरी बात यह कि शिक्षा के क्षेत्र में और रंगमंच करने के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं है और डिजिटल मीडियम से और की सोशल नेटवर्किंग से उनको वो सारी सहायताएं मिल रही हैं जो पहले आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले उपलब्ध नहीं, उनके बारे में बात ही नहीं होती थी, वो बिल्कुल शून्य थी ही नहीं। तो इसमें विभिन्न आयाम है। ये बात जरूर है कि भाई नौकरी कौन सी करनी है, आप नौकरी करेंगे या खुद थिएटर भी, तो नौकरी तो बहुत कम होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुजरात में और महाराष्ट्र में और बंगाल में और साउथ में इतना प्रोफेशनल थिएटर है कि उनको समय ही नहीं मिल रहा। वो उनका मतलब एक तरह से प्रोफेशनल थिएटर जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। जब आप रंगमंच में कारोबार की बात करते हैं ना, उसको 2 भाग में आपको बांटना पड़ेगा। वो रंगमंच शौकिया रंगमंच है, तो वो रंगमंच जिसको हम प्रोफेशनल रंगमंच कहते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हिंदी रंगमंच के अंदर मैक्सिमम जगहों पर शौकिया रंगमंच हो रहा है। शौकिया रंगमंच का मतलब है कि आप शाम को 2-3 घंटे फ्री हुए, आपने नाटक की रिहर्सल करी, एक आधा नाटक का शो कर लिया,
तो आपको लगने लगता है कि मैं कुछ प्रोफेशनल एक्टर हो गया हूँ। जबकि अगर आप जीवन के बाकी के सारे आयाम को देखो, आपको नौकरी करनी है तो 8 से 10 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना है तो 8 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, आप प्रोफेशनल हैं तो अपने काम के लिए आपको 8 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। जो लोग बाग रंगमंच पे 8 से 12 घंटे ईमानदारी से दे रहे हैं, उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। दिक्कत उसकी है जो दे रहा है 3 घंटे और उम्मीद कर रहा है कि मुझे 12 घंटे का पैसा मिल जाए, तो संभव नहीं है। दूसरी बात, रंगमंच को बेसिकली आज तक अधिकांश रंगकर्मियों ने एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया है कि यहाँ कम पैसे में बिना फीस दिए, उल्टा कभी कभार कुछ पैसा मिल भी जाता है, हम एक्टिंग सीख लेंगे, एक्टिंग सीख के हम टीवी पे चले जाएंगे, सिनेमा में चले जाएंगे। तो जब आप कहीं सीखने आए हो, आप स्कूल पढ़ने जाते हो, उनसे पैसे थोड़ी मांगते हो, उनको फीस देते हो ना, या फीस भी नहीं दे रहे और फिर भी सीख रहे हो, साथ में आप सीखते हैं, सीख भी रहे हो। तो ये बेसिकली कारोबार से तो जुड़ा हुआ है। अगर आप कितनी शिद्दत से रंगमंच कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अर्निंग होगी। मैंने 40 साल की लाइफ में जितने मैंने देखे, आप जैसे रंगकर्मी जो फुल टाइम को कर रहे हैं, जो फुल टाइम दे रहे हैं, वो कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं। मतलब हमने तो 2 नाव की सवारी करी, नौकरी भी करी, रंगमंच भी किया, तो बहुत मुश्किल होती है। हाँ। हम भी बहुत चाहते थे कि हम एक नाव की सवारी करें, आराम से उसको स्पीड से लेके चलें, लेकिन ब्रेड बटर नहीं मिल पा रही थी उस ज़माने में। तब उसके आयाम बहुत कम थे, उम्मीदें बहुत कम थी, हम भी थिएटर में नहीं थे। लेकिन आज तो थिएटर को इतना बड़ा विस्तार हो गया है कि अब दर्शकों की आमद भी होने लगी है। हर फेस्टिवल में देखो आप खुद दर्शक आए होते हैं, टिकट खरीदने को भी तैयार है। तो समय बदल रहा है, कारोबार इसमें मिल रहा है। नरेंद्र सर, आपका जो क्षेत्र रहा वो लेखन में भी रहा और निर्देशन में भी रहा, क्या इसमें कोई ऐसा क्षेत्र है कि रंगमंच करते हुए या लगता है कि अब रंगमंच इतना सीख लिया है, वो इस क्षेत्र में जाए और वहां से भी अर्निंग ले ले? देखो, रंगमंच में बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेखन अपनी जगह पर है, निर्देशन अपनी जगह पर है, अभिनय भी है, बैक स्टेज के बहुत सारे आयाम हैं, लाइटिंग है, सेट डिज़ाइन है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, मेकअप डिज़ाइन है, पूरा एक प्रोडक्शन डिज़ाइन है, बहुत सारे आयाम हैं। आजकल कई बच्चे एक एक चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टाइज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं अगर वो इस क्षेत्र में अपनी महारत हासिल कर लेते हैं? देखो, आपकी कोई भी महारत जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आती है। अभिनय की महारत है, आपके टीवी में काम आएगी, सिनेमा में काम आएगी। लेखन की महारत है, आप टीवी सीरियल लिख सकते हो, OTT के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप सिनेमा लिख सकते हो। डायरेक्शन की आपके पास महारत है तो आपको एक्टिंग कराना आ जाता है अपने कलाकारों से, जो आमतौर से जितने डायरेक्टर जो जिनके पास थिएटर का बैकग्राउंड नहीं है, वो टेक्निकली तो जानते हैं, लेकिन अपने अभिनेता से वो अभिनय निकलवा नहीं पाते जो निकलवाया जाना चाहिए। तो कमी रहती है। आपने अगर रंगमंच किया है तो आपको पता है कि मैं इस अभिनेता से कैसे अभिनय अच्छा करा सकता हूँ। फिर आते हैं हम बैक स्टेज, लाइटिंग की बात जहाँ आती है। लाइटिंग के लिए तो हर जगह स्कोप है, सिनेमा में भी स्कोप है, टीवी में भी स्कोप है। लाइट डिजाइनर की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जो आपके सीन जो हो रहा है उसकी जो लाइट डिजाइन करते हैं उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है उनकी। फिर वहाँ आते हैं हम साउंड की, साउंड रिकॉर्डिंग के लेकर के इतने सारे आयाम खुल गए हैं आज की तारीख में। कोडलेस लेवल आ गया, वो सब कुछ आ गया, कैसे उसकी मिक्सिंग होगी, कैसे उसमें चीज़ की जाएगी, ये आपने थिएटर से सीखा तो वहाँ आपका काम, वहाँ आपके काम आता है। तो लगभग जैसे आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करना जानते हो तो आप सिनेमा के लिए भी कर सकते हो, आप टीवी के लिए भी कर सकते हो, आप थिएटर के लिए भी कर सकते हो। यानी बहुत सारे आयामों के साथ में आप रंगमंच करते हुए जा सकते हैं। मैंने आप दोनों के बहुत सारे नाटक नहीं देख पाई क्योंकि जब रंगमंच में मेरा आना हुआ तब आप लोग जो रंगमंच कर रहे थे उस दौरान अक्सर ऐसा होता था कि नाटक नहीं देख पाते थे। आज मेरे पास बड़ा अच्छा मौका है, तो हमारे पास क्योंकि समय भी है, उसका भी अभाव है, तो कोई एक डायलॉग हो जाए आप दोनों का। मुझे याद आ रहा है कोई अभिव्यक्त प्ले आप लोगों ने किया था, या आपको कोई सिंगल ऐसा डायलॉग याद आ रहा है? हम दोनों के संवाद है। हाँ, तो दोनों के संवाद है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करता हूँ याद करने की, काफ़ी अर्सा हो गया उसको किए। तो जैसे एक हमारा एक नाटक था अभियुक्त, जिसके अंदर मैं बचाव पक्ष का वकील बना था और ये उसमें अभियुक्त बने थे जी। और वो उसमें एक खेल के अंदर एक केस चलाने का सिलसिला चलता है। तो जब ये तय होता है कि इन्होंने अभियुक्त बनना एग्री कर लिया तो मैं इनको अलग से लेके जाता हूँ कि आइए धनंजय बाबू। तो धनंजय बाबू चौंकते हैं, अरे मैं आपका वकील हूँ भाई। तो हम अलग से जाकर के बात करते हैं, देखो धनंजय बाबू, इसके पहले की बात आगे बढ़े आप अपना कोई ना कोई जुर्म स्वीकार कर लीजिए। अच्छा। तो क्या उससे हमारे को नीति बनाने में बड़ी आसानी रहेगी, हम आपके बचाव की नीति को बना सकेंगे। वैसे देखो, मैंने बहुत सारे केसेस में अपने मुवक्किल को बचाया है, लेकिन ये जो हमारा सरकारी वकील है ना साहब, ये आज भी उतना ही काया है। अच्छा। वो खोद के आपका जुर्म ऐसे निकाल लेगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा और बड़ी से बड़ी सजा आपको मिल जाएगी। अरे लेकिन वकील साहब, अब सच मानिए, मुझे तो कोई ऐसा काम याद नहीं आ रहा जिसे जुर्म की संज्ञा दी जाए है। और वैसे भी
मैंने क्या जुर्म किया है, वो तो वो मिश्रा जी का काम है, तो चलिए उनके पास चलते। वाह क्या बात है। जितना याद आ गया उतना कर दिया। ऐसे ही नहीं कहा जाता आप दोनों को उम्दा अभिनेता, वाकई में आप हमारे जयपुर रंगमंच की जान है, शान है। और कहते हैं ना कि अब अंत में हमारे जो कलाकार हैं जो अब थिएटर में आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं एक नाटक के डायलॉग से उनको मैसेज देना चाहूँगा। हाँ सर, संक्षिप्त में, क्योंकि हमारा जो समय है वो बढ़ रहा है। एक अंधाधुंध प्ले है जिसमें एक डायलॉग है जी। कि जब भी कोई व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय से हर क्षण बनाता है, मिटाता है। यहाँ पर जो अनासक्त होकर चुनौती देना है इतिहास को, वो एक की वर्ड है हर एक्टर के लिए, हर रंगकर्मी के लिए, कि आप बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की चाहत के, जैसे हमारे गीता में कहा कि कर्म की जा फल की इच्छा मत कर, वही बात इसमें कही गई है कि आप बिना किसी फल की इच्छा के पूरी ईमानदारी के साथ थिएटर करते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। आप अपने सफलता के परचम फैलाएंगे। एक बात और इसमें यह है कि देखिए, बहुत सारे लोग अपना अपना जो भी काम कर रहे हैं ना, वो महत्वपूर्ण काम है। चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे कोई छोटी दुकान चला रहे हैं, या कुछ प्रोफेसर हैं या टीचर हैं या कि स्टूडेंट हैं। लेकिन थिएटर में एक और है जो कि एक समस्या है कि कोई भी आदमी एकदम से थिएटर में आता है, प्रतिभाशाली है या नहीं प्रतिभाशाली है वो बाद में तय होना है, लेकिन उसका अखबार में तुरंत नाम आ जाता है कि इसके अंदर फला उन्होंने काम किया, तो उसके बाद में उसका परिवार, उसके मित्र लोग उसको विशिष्ट दृष्टि से शायद देखना आरंभ कर देते हैं और उसमें एक विशिष्टता ज़बरदस्ती वो ओढ़ लेता है, तो उससे उसे आगे जाकर के समस्या होने वाली है। क्योंकि देखिए, ये जो मीडियम है, इस मीडियम में आप कहीं भी भाग लेंगे, नाटक में काम करेंगे, किसी सीरियल में काम करेंगे, तो नाम तो सामने आएगा जो कि दूसरे का नहीं आएगा। तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा घमंड या उसके ऊपर अपने ऊपर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये उन्हें शायद ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि रंगमंच का भी अजीब ही किस्सा है, यहाँ हर पात्र कहानी का किस्सा है। तो जनाब, ऐसे ही जो हमारा जीवन है, इस रंगमंच के जीवन में अपने जो पात्र है, अपना जो किरदार है, उनको निभाते जाइए। और आप दोनों को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आप इस महत्वपूर्ण, इस विशिष्ट कार्यक्रम में आए और आपने शिरकत की और इतनी अच्छी बातें हमारी ऑडियंस को, हमारे कलाकारों को कही। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और दर्शकों से बस इतना कि बस रंग कर्म करते जाइए, अपने इस जीवन में अपने किरदार को निभाते जाइए। और यहाँ मुझे प्रियदर्शनी को फिलहाल दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।